गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर का लेक्चर 3 है ये। इसके अंदर एनिमल की अडेप्टेशन दिखा रखी हैं, नीट के सिलेबस में आती हैं ये, तो प्लीज एक बार इसमें से गो थ्रू जरूर होके जाए। माइग्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बसने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ टाइम गुजारने के लिए वो वापिस आ जाते हैं। फिर जैसे दिल्ली चिड़िया जैसे होती है, सुबह जाती है, खाना लेके घोंसले में अपना वापिस आ जाती है। सीजनल, यानी जो पार्टिकुलर जब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो उससे बचने के लिए आ जाते हैं कुछ पक्षियां। ये जो कितने बर्ड्स वगैरह होते हैं, जो साइबेरिया के पक्षी चल के हमारे यहाँ पे झज्जर के अंदर, ठीक है ना, बिंदावास बर्ड सेंचुरी में आते हैं। उसी तरह भरतपुर के अंदर जो नेशनल पार्क है कियोलाडो, वहां पे आके 2-3 महीने गुजार के फिर चले जाते हैं वो। तो ये होते हैं सीजनल। एक होते हैं पीरियडिकली, जैसे मान लीजिए कुछ फिश होती है एनाड्रोमस फिश। एनाड्रोमस फिश वो होती है एना उल्टा, मतलब याद रखें, जो कि सी से, मेराइन वाटर से रिवर में आती हैं, फ्रेश वाटर में जाती हैं। यानी रिवर से यदि जाए समुद्र में और रिप्रोडक्शन करके वापिस आ जाए, उसका नाम होता है कैटाड्रोमस फिश। और जो सी से रिवर में जाए उसका नाम होता है एनाड्रोमस फिश। तो ये भी इनका बिहेवियर है जो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट होता है गोल्डन प्लोवर, एक पक्षी होता है भाई, ये विंटर विजिटर इन इंडिया है। ये लगभग नॉन स्टॉप 3600 किलोमीटर तक उड़ सकता है और लगभग 2 आउंस ये 2 आउंसेस यूज करता है हाई ऑक्टेन फ्यूल के, जो रॉकेट वगैरह में यूज होता है ना, इस तरह का फ्यूल इसके अंदर जनरेट होता है। नेक्स्ट है कैमोफ्लैग। अब देखो जीवों के एडेप्टेशन देखिए आप। कैमोफ्लैग का मतलब होता है सराउंडिंग से कलर मैच करना। सराउंडिंग से कलर मैच करने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि जैसे ग्रास ऊपर है, प्रेइंग मेंटिस है, ये जितने भी ग्रास ऊपर है सारे ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? यदि ये कलरफुल हो गए तो इनकी पॉपुलेशन खतरे में आ जाएगी, स्नेक्स वगैरह इनको, फ्रॉग वगैरह तुरंत खा जाएंगे। तो ये सराउंडिंग से कलर मैच होता है इनका, इसको हम कैमोफ्लैग बोलते हैं, क्रिप्टिव अपीयरेंस बोलते हैं। एबिलिटी टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग और बैकग्राउंड ड्यू टू दिस एनिमल रिमेन्स अननोटिस्ड बाय द प्रीडेटर, इसलिए वो प्रीडेटर से बचा रहता है। नेक्स्ट होता है टेनिब्रिनोइड बीटल। टेनिब्रिनोइड बीटल, ये फिंग डेथ, ये मरने का ढोंग करता है भाई। इट बिकम मोशनलेस लाइक पेबल्स, जैसे को कंकर पड़ा हुआ हो, व्हेन ही सेंसेस ए डेंजर फ्रॉम द प्रीडेटर। यानी जब भी कोई प्रीडेटर खाने का आएगा तो ये ऐसा शो करेगा कि डेड है, तो कंकर पड़ी हुई है, और जैसे ही प्रीडेटर चला जाएगा उसको भाप लेगा तो उठकर ये भाग जाएगा। बिल्ली भी कई बार ऐसा ही करती है। आप ना बिल्ली को कुछ लगाओगे, मान लीजिए आपने कोई डंडा लगा दिया उसको, तो वो एक बार लगते ही गिर जाएगी, आप सोचोगे कि मर गई है, तो भाई आपको बड़ा दुख महसूस, गिल्टी फील होगी। जैसे ही आपकी आवाज आनी बंद हो जाएगी ना, उसको लगेगा कि कोई नहीं है, एकदम से उठ के भाग जाएगी पूरी स्पीड से वो। यानी वो ढोंग करती है कि ताकि प्रीडेटर का ध्यान उसमें, उसके ऊपर से हट जाए, फिर वो वहां से निकल जाए। नेक्स्ट है स्टिक इंसेक्ट, ये वॉकिंग इंसेक्ट, ये भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घास है, पर ये जीव चलता भी है। नेट पे आप इनका नाम लिख के इमेजेस देख सकते हैं उनकी। एक मैंने बताया था मिमिक्री, रिजेम्बलेंस ऑफ वन स्पीशीज विद अनदर, इसको मिमिक्री बोलते हैं। जो जीव करे मिमिक्री उसका नाम होता है मिमिक, और जिसकी एक्टिंग करे वो होता है मॉडल। जैसे बैटसन मिमिक्री होती है भाई, यानी मिमिक इज डिफेंसलेस, जो एक्टिंग करता डिफेंसलेस है, उसके पास डिफेंस करने के लिए कोई हथियार नहीं है। सो ही रिजेंबल्स टू द डेंजर्स मॉडल सच दैट प्रीडेटर डज नॉट किल हिम। यानी ये जो कैसी मिमिक्री है, इसमें वास्तव में जो जीव है जो एक्टिंग करता है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जैसे सपोज करो बंदर है, बंदर किसी को खाता नहीं है ज्यादा, पर जैसे ही तुम उसके ऊपर हमला करोगे ना, बच्चा दिखाई दे जाए या फीमेल दिखाई दे जाए या ओल्ड मैन दिखाई दे जाए, तो बंदर ना एक बार उसको ऐसा दिखा देगा कि मेरे से ज्यादा तो खतरनाक प्राणी कोई है ही नहीं। दांत दिखा के, आवाज निकाल के उसकी तरफ क्या डालते हैं, गुरखी डालना, वो डरा देगा। अब क्या होता है, यदि बच्चा है, कमजोर दिल वाला है, तो वो भाग जाएगा छोड़ छाड़ के सब कुछ, फिर तो बंदर जीत गया। पर यदि बंदर को उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल गया तो फिर बंदर भाग जाएगा। तो ये जो चीज एक चांस लेता है वो, कि भाई क्यों ना एक लास्ट चांस ले लेता हूं मैं, ठीक है।
तो ये होता है बैटसन मिमिक्री, यानी मिमिक डिफेंसलेस है, पर वो ऐसा शो करता है कि वो बहुत डेंजरस है। किससे बचने के लिए? प्रीडेटर से बचने के लिए। अब मैं पूछूं बैटसन मिमिक्री कौन करता है? प्रे करता है। किससे बचने के लिए? प्रीडेटर से बचने के लिए। ठीक है, जैसे एक ये है वाइसराय बटरफ्लाई है, बड़ी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल कहीं मतलब तुरंत इसको कोई भी आके प्रीडेटर मार दिया करता। एक और मोनार्क बटरफ्लाई, ये खतरनाक होती है, देखने में भी कलरफुल डेंजरस दिखाई देती है। तो ये जब गुस्से में होती है ना, जब इसके ऊपर को हमला करेगा वाइसराय बटरफ्लाई के ऊपर, तो वो मोनार्क बटरफ्लाई की जैसा बिहेव करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, प्रीडेटर सोचता है तो खतरनाक जीव है, तो भाग जाता है उससे डर के। ठीक है ना, यानी उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। यानी जो सिंपल जो जीव होता है ना, वो डेंजरस बनने की कोशिश करता है ताकि दुश्मन उससे डर के भाग जाए। एक होता है मुलेरियन मिमिक्री। ये भी क्या होता है? रिजेम्बलेंस ऑफ टू एनिमल स्पीसीज व्हेन बोथ आर अनपेटेबल और फ्यूरियस। यानी जो अनपेटेबल होते हैं, अनपेटेबल का मतलब क्या होता है? ड्राउने। ठीक है ना, एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट देने के लिए दोनों ड्राउने की बनने की कोशिश करते हैं दोनों मिलके। तो ये भी क्या होता है? मुलेरियन मिमिक्री हो गया। एक होता है एल्यूरियन एग्रेसिव मिमिक्री। इसमें क्या होता है कि सम प्रीडेटर एल्यूरिंग, मतलब बड़े सॉफ्ट सा दिखाई देते हैं, हिंदी में इसका मतलब मनोहर बोलते हैं। मैं देख रहा था इसको, तो बोले सॉफ्ट से जो होते हैं, ठीक है ना। सम प्रीडेटर एल्यूरिंग द प्रे बाय सम एक्शन, यानी ये जो मिमिक्री होती है ये प्रीडेटर के द्वारा की जाती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो लिजार्ड है ना, उसका माउथ पार्ट्स ऐसे लगता है जैसे फ्लावर हो, तो पर उसको फ्लावर समझ के आ जाता है उसके पास और वो उसको खा जाता है। यानी ये एक्टिंग किसने की? ये मिमिक्री किसने की? प्रीडेटर ने। क्या करने के लिए? प्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब आता है एडेप्टेशन। ये तो थी एनिमल्स के अंदर। अब प्लांट्स की ओर सुन लो। ये टॉपिक थोड़े से एक बार पढ़ने हैं, या तो अपने आप हो जाएंगे। कुछ पौधे साल्ट एरिया में उगते हैं, उसको सैलाइन एनवायरमेंट बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं, वो पौधे जो साल्ट एरिया में उगे। ओस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा हेलोफाइट्स में मिलता है। दूसरा, दे हैव हाई ओस्मोटिक प्रेशर, यानी मिनिमम 40 बार्स के करीब होता है। टेमरिक्स, एट्रिप्लेक्स, साल्सोआ, ये जो पौधे होते हैं, इनके स्टेम जो होते हैं सैकुलेंट्स होंगे, यानी गुद्देदार होंगे, जिनके अंदर पानी स्टोर होता है। जीरोफिट में भी एक कॉमन सिम्टम्स है। जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं सूखे में उगते हैं, वो पानी को स्टोर करने के लिए गुद्देदार बन जाते हैं। उनके ऊपर वैक्स की एक लेयर बन जाती है। स्टोमेटा सनकन होते हैं, अंदर धसे हुए स्टोमेटा होते हैं ताकि कम पानी लॉस हो। ठीक है, और कुछ उसमें से कैम प्लांट बन जाते हैं, कैम से भी जो होता है C4 बन जाते हैं, C4 से भी कैम बन जाते हैं ताकि स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं उनके। वो जीरोफिटिक की है। मैनी हेलोफाइट्स, यानी साल्ट एरिया में उगने वाले पौधे हैव साल्ट ग्लैंड, क्योंकि जमीन में साल्ट ज्यादा होता है तो वो साल्ट ऊपर आ जाता है, तो साल्ट को निकालने के लिए इनकी ग्लैंड से साल्ट निकलता रहता है। तो ये उसके अंदर साल्ट ग्लैंड होती है, चाक ग्लैंड भी बोलते हैं। दे एक्सक्रिएट साल्ट, उसमें से साल्ट निकलता रहता है स्टेम में से, कहीं कहीं जैसे किक्कर वगैरह में से गोंद निकलता है ना, तो उसी तरह इसमें से साल्ट ग्लैंड साल्ट निकालती रहती है। थिक क्यूटिकल होता है, सनकन स्टोमेटा होते हैं, एंथोसाइनिन पिगमेंट भी होती हैं, टेनिन्स अकर रिड्यूस डेसिकेशन, यानी स्पेलिंग गलत कर दी इन्होंने, यानी इनके अंदर क्या होता है, जो पानी की कमी से डेसिकेशन होना होता है वो नहीं होता। नेक्स्ट होता है प्रोलिन और अदर सोल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ये पेपर में आते हैं भाई, ये ध्यान रखना, ये आपकी मॉर्फोलॉजी में भी आएंगे ये नीट। विविपरी क्या होता है? जैसे ओविपेरिस होता है अंडे देने वाले जीव, विविपेरिस होता है जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैमल्स हो गए। तो कुछ पौधे भी होते हैं, जैसे पौधे क्या करते हैं, बीज बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट नीचे गिर गया, फ्रूट खत्म हो गया, बीज से नया पौधा उग गया। ठीक है ना, तो कुछ पौधों में विविपरी होती है, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। वो कैसे? जो पौधे साल्ट एरिया में, सुंदरवन डेल्टा, जहां पे गंगा नदी हिंद महासागर में जाके गिरती है ना, वहां पे डेल्टा बनाती है, ठीक है ना, तो उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, यूज सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है ना, सुंदरवन जहां पे गंगा नदी बांग्लादेश में जाके पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, जब वो जाके महासागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी तो पहले बंगाल और बांग्लादेश एक ही था,
उसके बाद बांग्लादेश बनने के बाद और इधर से पश्चिमी बंगाल हो गया, तो गंगा नदी दो भागों में टूट जाती है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिर गई, दूसरी भी बंगाल की खाड़ी में, पर वाया बांग्लादेश गिरी है। तो जो ये बांग्लादेश से गिरी है ना, ये जहां पे भी गिरी है वो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे 3 से 4 फुट पानी 24 घंटे खड़ा रहता है। ठीक है, वेटलैंड बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, वेटलैंड। अब क्योंकि वहां पे समुद्र का पानी खड़ा रहता है तो साल्टी एरिया है, तो वहां पे यदि कुछ पौधों के फल नीचे गिरेंगे तो पानी में डूब जाएंगे, उगेंगे नहीं। तो उन पौधों के अंदर टाइमली अडेप्टेशन होगी। क्या, पौधे के जब फूल लगे, फ्रूट लगा था ना, उस फ्रूट में ही बीज अंकुरित हो गया, यानी बीज ने फ्रूट को ही जमीन मान लिया, और जब उसका साइज 1-1.5 फीट का हो गया तो वो फ्रूट डिटैच होकर जमीन पे गिरा। जमीन थी नहीं, वहां पानी था, तो उसके अंदर बियोवेंसी फोर्स थी और वो पौधा वहीं पे सेट हो गया और जड़ उसकी जमीन तक चली गई। तो ये जो पौधे, ये जो टेक्निक है ना पौधे के अंदर, एक तरह से पौधे ने बच्चे को जन्म दिया ना, बीज ना बना के पौधे के लगे लगे फ्रूट के अंदर बीज जर्मिनेट हो गया। जब जर्मिनेट हो गया, बेबी बन गया मतलब प्लांट का, तो फिर वहां से डिटैच होकर जमीन पे गिरा वो, और फिर उसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है विविपरी, सीड जर्मिनेट व्हाइल अटैच्ड टू द प्लांट। राइजोफोरा, सोनेटिया, एरिटेरिया, एविशनेरिया, ये 4 प्लांट याद कर लो, राइजोफोरा, सोनेटिया, एरिटेरिया और एविशनेरिया। और इन पौधों की खास बात क्या होती है, जैसे ये पौधे होते हैं दलदली एरिया में, ये प्राइमरी रूट होगी इसकी, प्राइमरी रूट से निकल के सेकेंडरी रूट, पर इसमें सेकेंडरी रूट ऊपर आ जाती है, पॉजिटिवली जियोट्रोफिक ना होके, ये तो पॉजिटिवली जियोट्रोफिक है, जमीन की तरफ जा रही है। यहां से ये क्या हो गया भाई, नेगेटिवली जियोट्रोफिक है। कौन सी है, यानी जमीन से ऊपर जा रही है ये। क्यों है यहां पे, क्योंकि यहां पे इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद, क्योंकि जड़ को तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ये न्यूमेटोफोर्स ऑक्सीजन लेती हैं और क्या छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ह्यूमन करता है, लीफ ही तो उल्टा काम करता है, लीफ तो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। स्टेम और रूट की सेल को तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या छोड़ेंगे वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि साल्टी एरिया में नीचे पानी ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, गिल्स तो है नहीं इसके पास, इसलिए सेकेंडरी रूट नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती है, नेगेटिव जियोट्रोपिक बोलते हैं। और इन रूट्स का नाम होता है न्यूमेटोफोर्स। क्या नाम होता है, पी को साइलेंट रख दो, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेंटिकल्स। ठीक है, और जो लेंटिकल्स होते हैं ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, इसलिए राइजोफोरा, सोनेटिया, एरिटेरिया, एविशनेरिया, इनके अंदर विविपरी होती है। दूसरे नंबर पे बात करेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी, सेकेंडरी रूट नीचे ना जाके ऊपर की तरफ आ जाती है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है, जिसमें लेंटिकल्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। गैसियस एक्सचेंज भी किस टाइप का, जैसे हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि लेंटिकल्स नहीं होंगे तो पानी में पौधे मर जाते हैं। ठीक है, अब आता है भाई प्लांट अडेप्टेशन इन ओलिगोफाइट सोइल, यानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, लगभग ओलिगोफाइटिक प्लांट्स होते हैं सारे। इसके अंदर क्या होता है भाई, जिसकी जड़ में, ये देखो मैं टर्म बता रहा हूं, ये टर्म बार बार आएंगी, माइकोरेजिया होता है। क्या होता है, माइकोरेजिया। माइकोरेजिया में क्या होता है, रूट्स प्लस फंगस, जड़ में फंगस लग जाती है। जड़ में क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है। फंगस, जैसे जड़ है ये, इसके ऊपर फंगस लगी, ये तो हो गया एक्टोमाइकोरेजिया। यदि जड़ के अंदर तक फंगस पहुंच गई बड बना के, इसका नाम होता है एंडोमाइकोरेजिया। एंडोमाइकोरेजिया को VAMB कहते हैं, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोरेजिया। रूट तो फंगस को क्या देती है, खाना, और फंगस रूट के लिए मिनरल एब्जॉर्ब करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो दोनों की रिलेशनशिप का नाम होता है सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। यानी माइकोरेजिया तभी बोलेंगे जब रूट और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो,
पॉजिटिवली पॉजिटिवली ओब्लिगेटरी। जैसे लाइकन होता है ना, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिकली एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, उसी तरह ये माइकोरेजिया है। यदि माइकोरेजिया बाहर तक लगी हुई है फंगस तो एक्टोमाइकोरेजिया, अंदर तक लगी है तो एंडोमाइकोरेजिया। ये एंडोमाइकोरेजिया, ये माइकोरेजिया टॉपिक +1 की फर्स्ट यूनिट में भी आता है, और ये सेम टॉपिक आपकी थर्ड यूनिट में भी आता है 12th क्लास में। तो ये ध्यान से सुनना इसको। दूसरा आता है प्लांट अडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स। मैंने बताया था, पहला होता है हेलोफाइट्स, साल्ट एरिया में उगने वाले, ओलिगोफाइट्स जहां पे न्यूट्रिएंट्स कम है, जीरोफाइट्स जहां पे ड्राइनेस ज्यादा है, रेगिस्तान, थार, मरुस्थल, प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई हैबिटेट। सबसे पहले देखिए इसकी कैटेगरी बताता हूं मैं आपको। वो पौधे सिर्फ जो बरसाती सीजन में होते हैं, बरसाती सीजन मान लीजिए 3 महीने का है, तो ये पौधे सिर्फ 3 ही महीने रहते हैं, उसके बाद ये पौधे इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। ऐसे पौधों का नाम एपीहेमरल या ड्रोट एस्केपर होता है। नीट में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन ये। एपीहेमरल या ड्रोट एस्केपर प्लांट कौन से होते हैं? जो सिर्फ रेनी सीजन में सर्वाइव करें। दूसरे होते हैं एनुअल या ड्रोट इवेडर बोलते हैं। ये 3 महीने यदि बारिश होती है तो 3 महीने प्लस 1 महीना और लगा लो, क्योंकि मॉइस्चर रहती है ना एनवायरमेंट में। क्या रहती है? मॉइस्चर। तो 4 महीने रहते हैं ये। और नेक्स्ट है सैकुलेंट्स, जैसे एलोवेरा होता है, गुद्देदार होता है। यदि फ्लैसी पार्ट स्टेम हो, काइलोकोली। यदि पत्ते में फ्लैसी हो यानी पानी ज्यादा स्टोर हो, काइलोफिली। यदि जड़ फ्लैसी हो, काइलोराइजी। और कैक्टस में आपको पता है, कैक्टस में ये स्टेम बढ़ता रहता है, लीफ तो इसके काटे होते हैं, यानी स्टेम ही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसका नाम होता है इंडेफिनिट ग्रोथ। ये अनलिमिटेड बढ़ता रहता है, जहां से काट कर लगा दोगे कैक्टस वहीं पे उगना शुरू हो जाएगा। ये रेगिस्तान में बहुत अच्छी तरह होता है। इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, लीफ तो इसमें कांटे बन जाते हैं और डायरेक्ट ग्रो करता है, पानी को स्टोर करता है। और यदि लिमिटेड ग्रोथ हो उसको बोलते हैं क्लेडोडस। क्या बोलेंगे? क्लेडोडस। रस्कस एग्जांपल है इसका, रस्कस। ये ऐसा देखो, ये क्या दिखाई देता है आपको? लीफ दिखाई देता ना, पर ये लीफ नहीं होता। ये लीफ नहीं होता क्योंकि यहां पे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको। लीफ के ऊपर कभी डायरेक्ट फूल नहीं आते, तो ये वास्तव में स्टेम ही है, बट लिमिटेड ग्रोथ है स्टेम की। इसको बोलते हैं क्लेडोडस ऑफ रस्कस। लिमिटेड ग्रोथ हो स्टेम की तो क्लेडोडस बोल लेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ हो तो फाइलोक्लेड बोल लेंगे। ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। ये अपने अंदर, जैसे एलोवेरा देखा आपने, मोटे पत्ते होते हैं, ठीक है ना, वो स्टोर करते हैं पानी को। उनके ऊपर वैक्स की पतली सी लेयर बनती है, ब्लेड से आप स्क्रैप करोगे ना तो वैक्स की लेयर मिलती है ताकि इसमें से पानी ना उड़ पाए। और इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं, इसलिए कैम प्लांट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कैम प्लांट। नेक्स्ट है नॉन सैकुलेंट्स, जो गुद्देदार नहीं होते, यानी ड्रोट एंडोरर बोलते हैं उसको, एंडूरर्स, ठीक है। और ये बिल्कुल निडल शेप लीफ हो जाते हैं, ऐसे लीफ ना होके बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे लीफ। ये लीफ निडल जैसे, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, पानी की बचत हो जाएगी, ठीक है। लीव्स में हैव स्पाइंस, कांटे होते हैं, थिक लीव्स होते हैं। दे स्टोर प्रोलीन स्टोर होता है इनके अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। एक होता है कैप्रिनोन, हीट शोकिंग प्रोटीन होता है ताकि गर्मी में ये मरे नहीं पौधे, ठीक है। दे आर मोस्टली C4 प्लांट, यानी C4 प्लांट की खास बात क्या होती है? इसमें डबल फिक्सेशन होता है। फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड से CO2 और पायरुविक एसिड टूट जाता है। वो CO2 दोबारा केल्विन साइकिल घूम जाती है उसकी, क्योंकि वेस्कुलर बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, जिसमें केवल स्ट्रोमा होती है, ग्रेनम में नहीं होता।
पर एक ही डिसएडवांटेज होती है C4 प्लांट की कि उसमें 18 एटीपी की जगह 30 एटीपी लगते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए। यानी सिंगल चक्कर में केल्विन साइकिल में 3 एटीपी लगते थे, C4 में 5 लगते हैं। तो 6 बार घूमने में केल्विन साइकिल में 18 लगते हैं और C4 में 30 लगते हैं। बस एक डिसएडवांटेज ये है, अदरवाइज C4 प्लांट के अंदर डबल फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब आते हैं प्लांट अडेप्टेड इन हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में पौधे मिलते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर म्यूसिलेज की एक कवरिंग होती है ताकि पत्ते गले नहीं, रूट एब्सेंट होती हैं क्योंकि रूट का मेन काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। अभी पानी में ही प्रेजेंट है तो पानी तो वैसे ही अवेलेबल है, इसलिए रूट पूरी डेवलप होती है पानी वाले पौधों में। बिल्कुल रूट एयर भी एब्सेंट होते हैं क्योंकि रूट एयर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, यानी वो पेरेनकाइमा टिश्यू जिनमें एयर भरी हो उनको एरेनकाइमा टिश्यू बोलेंगे ताकि वो फ्लोट कर सकें, पानी में डूबे नहीं, तैर सकें। ठीक है, इन्फ्लेटेड ऑर्गन होते हैं, यानी हवा भरी हुई होती है उनके अंदर ताकि सरफेस इनकी पानी के ऊपर आ सके। लीव्स हैव वैक्स कवरिंग, म्यूसिलेज वैक्स कवरिंग इसलिए होती है ताकि पौधे डिग्रेड ना हो पानी के अंदर। ठीक है, ये एडेप्टेशन है। फिर ये मैंने बताया था आपको हाइबरनेशन। कुछ जीव सर्दियों में बचने के लिए अपना रेस्पिरेशन रेट बीएमआर घटा लेते हैं और दफन हो जाते हैं जमीन के नीचे। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो बाहर आ जाते हैं। इसका नाम होता है हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। ऐसे ही समर में करें तो क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन या समर स्लीप। एस्टिवेशन का दूसरा नाम अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल भी बोलते हैं। फ्लावर के अंदर देखो, अरेंजमेंट ऑफ लीफ फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल एस्टिवेशन। ठीक है, एक आता है डायाफेज, ये भी नीट में आता है बार बार। डायाफेज क्या होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में बिल्कुल इनएक्टिव होके वेरिएशन इन अनफेवरेबल कंडीशन एंड स्टार्ट डेवलपिंग इन फेवरेबल कंडीशन, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, पानी आएगा तो अगेन जर्मिनेट कर जाएंगे। ऐसे तालाब सूखता है, ऐसा नहीं सारे जीव मर गए उसके, वो डाई फेज में चले जाते हैं। जैसे ही दोबारा तालाब में पानी आएगा तो बहुत सारा वेजिटेशन फिर ग्रो कर जाएगा तालाब के अंदर, वो डाई फेज से बाहर आ जाएंगे। उसी तरह कोल्ड हार्डनिंग, अंटार्कटिक रीजन पे जब खुदाई करी गई ना नीचे 50-55 मतलब ये 5 से 10 किलोमीटर के नीचे, तो जब वहां पे ड्रिल की गई तो वहां पे जो सैंपल आया ना उसमें एल्गी मिली, बैक्टीरिया की टाइप मिली और इवन कुछ फिश भी पाई गई जो -60-70 डिग्री पे भी सर्वाइव कर रही है। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाए गए उस फिश के अंदर ताकि वो जमे नहीं। ठीक है ना, तो हर जीव अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेता है, अडेप्टेशन हो जाती है। प्लांट की भी बता दी हमने, एनिमल की बता दी। ये रूल भी डिस्कस किए थे। बर्गमैन रूल क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल यानी बर्ड्स और मैमल्स ऑफ कोल्डर एरिया हैव लार्ज साइज एज कंपेयर टू द हॉटर एरिया। ठंडे एरिया में जो बर्ड्स और मैमल्स पाए जाते हैं ना, उनका बड़ा साइज होता है एज कंपेयर टू किसके, जो गर्मी में पाए जाते हैं। जॉर्डन रूल क्या कहता है, जो फिशिस होते हैं ठंडे एरिया में उनका लंबा साइज मिलता है, नंबर ऑफ वर्टिब्री ज्यादा मिलती है उनके अंदर। रेंच रूल क्या कहता है कि बर्ड्स जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं ना, उसके पंख बहुत छोटे होते हैं ताकि उसमें से हीट इवॉल्व ना हो पाए, बचने के लिए एडेप्टेशन उनकी है। एलन रूल क्या कहता है, जो एनिमल ठंडे एरिया में पाए जाते हैं उनकी फर बहुत थिक होती है, थिक फैट लेयर होती है और स्मॉल एक्सट्रीमिटीज नोज, ईयर, टेल का साइज कम होता है। और ये दिखा रखा है कोल्ड हार्डनेस क्या होती है, मछलियों के अंदर ठंड से बचने के लिए एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, आइस फिश जो होती है ना, जो बर्फ में पाई जाती है मछली, वो भी उसके अंदर क्या होता है, बचने के लिए एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन डेवलप हो रखे होते हैं। ठीक है, एक फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मल या एंडोथर्मल भी कहते हैं, जिनका अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। मेरा 37 डिग्री टेम्परेचर है, 98.4 फ़ारेनहाइट। अब मान लीजिए मैं भागूंगा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े इसलिए मेरे स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे और पसीना बाहर आ जाएगा और पसीने के थ्रू मेरी बॉडी की हीट बाहर निकल जाएगी, मेरा टेम्परेचर वापस 37
7 आ जाएगा। तो ये होम्योस्टेसिस है। धूप में जाऊंगा ताकि अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है ना, ज्यादा बॉडी में ना घुसे, स्किन कैंसर वगैरह ना हो। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, थोड़ी टैनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, मेलेनिन पिगमेंट स्किन में ज्यादा निकल आएगा। देखो कान के अंदर तो सेरुमन बताया था मैंने, ईयर वैक्स, और स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंट होता है, जिससे रंग सावला, काला या कम मेलेनिन पिगमेंट होता है, वो गोरे होते हैं। मेलेनिन वास्तव में हमारे स्किन को जो होता है ना, अल्ट्रा हार्मफुल रेडिएशन से बचा के रखता है, इसलिए बहुत अच्छी चीज होती है। इसलिए किसी का रंग सावला हो तो डरे नहीं, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्मल या एक्टोथर्मल बोलते हैं इसको। बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर जितने भी एनिमल है ना, सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना ही उनका मिलेगा। अब ये देखिए, मान लीजिए समुद्र है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दिखा रखना, एक इतना पोर्शन दिखा रखा बस, इस साइड वाला, ये जहां तक लाइट घुस जाए ना उसको लिटोरल जोन कहते हैं। जहां तक लाइट, समुद्र का जो किनारा होता है, जहां तक लाइट जाती है तो क्या बोलते हैं इसको, लिटोरल जोन। और जहां पे गहराई होती है पूरी, मेन जो टैंक होता है उसको बोलते हैं लिम्नोटिक जोन। क्या नाम होता है, लिम्नोटिक जोन के अंदर भी जहां तक लाइट जाए इसको फोटिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोटिक। यदि ज्यादा लाइट जाए तो यूफोटिक, कम लाइट जाए तो डिस्फोटिक। यानी 20 से 80 मीटर तक, 20 से 80 मीटर तक गहराई तक लाइट आराम से जाती है, इसको यूफोटिक बोलते हैं। 80 से 200 तक कम लाइट जाती है, इसको डिस्फोटिक बोलते हैं। उससे नीचे तो लाइट जाती नहीं है, उसको एफोटिक रीजन बोलते हैं। और फिर डार्कनेस होती है, और डार्कनेस बिल्कुल अंत में, यहां उसका बेंथोइक बोलते हैं। और आपको बता देता हूं, समुद्री जीव तली से लेके ऊपर तक मिलते हैं। कई जीव तो ऐसे हैं समुद्र के अंदर, कई हजारों जीव, जिनने अपनी जिंदगी में कभी लाइट देखी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बेंथोइक जितने जीव होते हैं, एकानोडर्मेटा, स्टारफिश जो होती हैं, जीव हैं जिन्होंने लाइट देखी नहीं। ऑक्टोपस हो गया, ठीक है ना, ये सारी की सारी डार्कनेस में रहते हैं। तो ये पोर्शन दिखा रखे हैं। फोटिक रीजन दो तरह के होते हैं, 20 से 80 मीटर गहराई तक यूफोटिक, 80 से 200 मीटर तक गहराई तक डिस्फोटिक। जहां तक लाइट जाए नहीं ये फोटिक, और उस सबसे नीचे क्या होता है, बेंथोइक। अब ये पेपर में आता है, रेड अलगी तो मिलती है सबसे नीचे, उसके ऊपर मिलती है ब्राउन अलगी, और सबसे ऊपर कौन सी अलगी मिलती है, ग्रीन अलगी। रेड अलगी में क्लोरोफिल ए प्लस में डी होता है, ब्राउन में ए प्लस में सी होता है, और ग्रीन में ए प्लस में बी होता है। और ग्रीन अलगी से बाद में बन गए थे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का मैंने एग्जांपल बताया था, मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसिरोस, फनेरिया। मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसिरोस, फनेरिया। फिर बताया था मैंने टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं फीडर्स लाइक प्लांट होते हैं ये। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, मतलब क्योंकि जैसे मेंढक एम्फीबियन में आते हैं, इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ना, उसी तरह ब्रायोफाइटा को भी पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। जहां पे टंकी वगैरह लगी होती है, ठुठी लगी होती है पानी की, उसके नीचे दीवार पे हरे रंग की लेयर बन जाती है, वो एल्गी नहीं होती, वो ब्रायोफाइटा होता है। मार्केंसिया की लेयर बन जाती है। कारपेट जैसे दिखाई देते हैं ये, कारपेट जैसे घरों में कारपेट बिछाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं दीवार के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर स्लिपरी बन जाते हैं पहाड़ पूरे पूरे। फिर आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फीडर्स लाइक प्लांट होते हैं, स्लेजिनिला, इक्विस्टियम और टेरिस होते हैं। और फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, कोन बीरिंग प्लांट बिना फ्लावर के, पाइनस, साइकस, जिंको बाइलोबा, एफेड्रा। पाइनस, साइकस, जिंको बाइलोबा, एफेड्रा। और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स, कवर्ड सीड होते हैं इनके। 3 सेपल 3 पेटल हो तो मोनोकोट, 5 सेपल हो 4 हो तो डाइकोट। जिसके 2 कोटिलेडन्स होते हैं, 2 भागों में टूट जाएं, डाइकोट। जिसको नहीं टूटे, मोनोकोट। जिसकी टैप रूट सिस्टम हो, डीप फीडर,
डाइकोट जिसकी एडवांस सीटीएस रूट सिस्टम जैसे प्याज के अंदर होती है, मोनोकोट। तो इसलिए डाइकोट मोनोकोट में पता होगा आपको। मोनोकोट के अंदर तो राइस, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, घास, ये सारे मोनोकोट में आते हैं। बाकी तकरीबन प्लांट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिनकी गिरथ बढ़ जाती है, वो सारे के सारे डाइकोट में आते हैं। और लास्ट टॉपिक जो मैंने बताया भी था आपको, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में दो तीन चीजें देख लो भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब फायदेमंद हो तो पॉजिटिव और हानिकारक हो तो नेगेटिव। और जिनका कोई ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव, यानी ना नुकसान ना फायदा, वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे प्रीडेशन, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, प्लीज ध्यान से सुनो इसको। लार्जर इट स्मॉलर, लार्जर का नाम हो गया प्रीडेटर, स्मॉलर का नाम हो गया प्रे। जैसे बाज खाता है चिड़िया को, बाज तो होगा प्रीडेटर, स्पैरो होगी प्रे। स्नेक ने खाया माउस को, तो स्नेक क्या हो गया प्रीडेटर, माउस क्या हो गया प्रे। एक होता फाइटोफेगस, इंसेक्ट दैट फीड ऑन प्लांट सेप, ठीक है ना। दूसरा अपनसिया कैक्टस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीड्स के रूप में फैल गया था, अनवांटेड प्लांट था ये। तो इसका बायो कंट्रोल ढूंढा साइंटिस्ट ने, भाई स्प्रे करेंगे तो नुकसान होगा, जो वहां के जीवों को भी नुकसान हो जाएगा। तो एक कीड़ा ढूंढा गया कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। इस कीड़े की, इस इंसेक्ट की खास बात क्या होती है, इस इंसेक्ट की खास बात ये होती है कि ये केवल कैक्टस को खाता है, यदि कैक्टस नहीं मिला तो वो मर जाएगा। तो जिस भी खेत में कैक्टस ज्यादा हो गए थे ना, हमने क्या छोड़ दिया वहां पे, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नाम का एक इंसेक्ट छोड़ दिया, उसने सारे कैक्टस को खत्म कर दिया। जैसे तालाब में मच्छर ज्यादा हो जाए, मच्छर लार्वा डाल जाए अपना रेगुलर लार्वा, तो गैम्बूसा फिश छोड़ देते हैं, वो लार्वा वोरियस होती है। क्या होती है वो, लार्वा वोरियस, तो लार्वा को खा जाती है। उसी तरह पैरासिटिज्म, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, स्मॉलर ईट लार्जर। यदि बाहर से खाता है तो एक्टोपैरासाइट, जैसे लाइस होगी, जुएं होगी, पेडिशुलस डेरा हो गया। जो अंदर से खाए, जैसे टेपवर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, एंडोपैरासाइट। वेरी गुड। हाइपर पैरासाइट का मतलब, मान लीजिए लीवर फ्लूक मेरे को अफेक्ट कर गया, और लीवर फ्लूक को किसी पैथोजन ने, वायरस ने अफेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। टोटल पैरासाइट प्लांट के अंदर भी क्या होता है, अमरबेल है, जैसे अमरबेल, कसकटा, डोडर बोलते हैं इसको, डाइकोट पौधा होता है, ठीक है। और इसका ये रंग येलो होता है, क्योंकि ये टोटल पैरासाइट है, दूसरे पौधे से ये बना बना खाना ही ले लेता है, अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करता। पर जैसे चंदन का पेड़ होता है, वो दूसरे पौधे से वाटर और मिनरल लेता है, फोटोसिंथेसिस अपना खुद करेगा। इसको पार्शियल या क्या बोलेंगे, सेमी पैरासाइट बोलेंगे। यानी वो पौधा जो दूसरे पौधे से वाटर और मिनरल लेके फोटोसिंथेसिस अपना करे, वो तो हो गया पार्शियल या सेमी पैरासाइट। और जो दूसरे पौधे से बनाया बनाया सुक्रोज ही ले ले, स्टार्च ही ले ले, तो क्या बोलेंगे इसको हमें, टोटल पैरासाइट। स्टेम से ले तो स्टेम पैरासाइट, लीफ से ले तो क्या बोलेंगे, लीफ पैरासाइट, ठीक है। अब आता है भाई, एक ही होस्ट के ऊपर डिपेंड करे तो मोनोजेनिक, दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करे तो बोलेंगे डाइजेनिक। चंदन का जो पौधा होता है ना सेंटलम, वो सेमी पैरासाइट होता है। क्या होता है वो, सेमी पैरासाइट। अब आता है एमनलिज्म, ध्यान से सुन लो भाई। एमनलिज्म, नीट में क्वेश्चन ये ना पूछा एमनलिज्म क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा के एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पेनिसिलिन उगा दी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में देखा भाई, पेनिसिलिन फफूंदी जहां पे लगी हुई ना, उसके आसपास में कोई भी बैक्टीरिया नहीं आता, यानी एक एंटीबायोटिक बन गई पेनिसिलिन, ठीक है ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी ये। तो पेनिसिलिन जो होती है, जैसे उगाई तो इसके आसपास में बैक्टीरिया नहीं आते, इसको तो ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, पर बैक्टीरिया को तो नुकसान हो रहा ना। ऐसा ही होता समुद्र क्रोप, जो कि जवार की, बाजरा की, सनफ्लावर, ये ऐसे पौधे होते हैं जो आसपास में दूसरे पौधे को उगने नहीं देते। इस क्रोप का नाम होता है समुद्र क्रोप। स्मूथ रखते हैं अपने आप को, ये अपने आसपास में किसी दूसरे वीड्स को नहीं आने देते। तो अब जैसे मान लीजिए जवार उगी हुई है जहां पे, तो जहां पे जवार उगी हुई आसपास में कोई पैथोजन आता ही नहीं, मतलब कोई भी वीड्स आता ही नहीं है, तो उस वीड्स के लिए तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया, और जवार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जीरो होगी। तो ऐसी रिलेशनशिप का नाम होता है एमनलिज्म। अब आता कॉमनलिज्म। मैंने बताया था बड़ी शार्क मछली के पीछे छोटी मछलियां, चमचियां लगी रहती हैं उसकी। जैसे ही बड़ी शार्क को आप मिल गए समुद्र में नहाते हुए,
बड़ी शार्क आपको खाएगी। छोटे मोटे टुकड़े गिरेंगे ना आपके, तो छोटे मोटे टुकड़े भी वेस्ट नहीं होने देंगी वो। उसकी जो पीछे छोटी छोटी मछलियां लगी हुई ना उसकी जजाकार करने के लिए, वो खा जाएंगे। उसी तरह शेर के साथ साथ में जैकल्स, सियार घूमते रहते हैं। जैसे ही शेर ने किसी जीव का शिकार किया तो सब कुछ नहीं खाएगा शेर। शेर मेन पार्ट्स खा के छक के चला जाएगा, वो तो भाई मैं थक गया भाई खा पी के। पर जो बच गया ना वेस्ट मटेरियल, उसको कौन खाएंगे? ये जैकल्स खा लेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटोकोपरेशन। ये दोनों को बेनिफिट होता है, पर दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे क्रोकोडाइल और चिड़िया की दोस्ती। क्रोकोडाइल के मुंह में जब लीच जोक लग जाती है ना, तो क्रोकोडाइल अपना मुंह चौड़ा कर लेता है और आवाज लगाता है। पेड़ पे बैठी चिड़िया आ जाती है, उसके मुंह में बैठ के उस लीच को आराम से खा जाती है। उसका तो पेट भर गया, खाना मिल गया, उसका पैरासाइट निकल गया। पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरह एरगेट जो होती है, गाय भैंस के ऊपर बैठ जाती है आके, और गाय भैंस के टिक तोड़ के खा जाती है, उसको खाना मिल जाता है, गाय भैंस के पैरासाइट दूर हो जाते हैं फ्री में। तो ये ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक जीव दूसरे के लिए बेनिफिट होता है एक दूसरे के लिए, पर नॉट ओब्लिगेटरी, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकते हैं, उसका नाम होता है प्रोटोकोपरेशन। सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव पॉजिटिव ओब्लिगेटरी बोलते हैं, यानी बोथ द स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। जैसे लाइकन में एल्गी और फंजाई होते हैं, एल्गी तो फंजाई को खाना देती है, फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन देती है। तो एल्गी पार्ट का नाम होता है फाइकोबायोन्ट, क्योंकि एल्गी की स्टडी का नाम होता है फाइकोलॉजी, और फंजाई की स्टडी का नाम होता है माइकोलॉजी। तो माइकोबायोन्ट हो गया। कि दोनों टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, ये आपकी जो डाइवर्सिटी यूनिट है उसमें भी आते हैं, इसलिए कहीं भी आ जाएंगे, इसलिए बताना जरूरी है ये। फिर आता है माइकोरेजिया, रूट्स प्लस फंगस। हायर प्लांट्स के अंदर जड़ के ऊपर फंगस लग जाती है, यदि बाहर बाहर तक लगी है तो एक्टोमाइकोरेजिया, फंगस अंदर तक चली गई तो एंडोमाइकोरेजिया। एंडोमाइकोरेजिया का दूसरा नाम वैम होता है, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोरेजिया। उसी तरह लकड़ी की जितनी भी दरवाजे होते हैं, कड़ियां होती थी पुराने घरों में, उस पर डिमक लग जाती है। डिमक जो होती है ना भाई, वो इंसेक्ट है, टर्माइट जो होती है, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटिस्टा रहता है, वो प्रोटिस्टा सेलुलेज नाम का एंजाइम सिक्रेट करता है। इसलिए जो डिमक होती है वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी को, सेलुलोज को खाती है। सेम गाय भैंस का जो स्टोमक होती है ना, उसको कंपाउंड स्टोमक कहते हैं। उसमें रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम 4 चैम्बर होते हैं। रूमन के अंदर रूमिनेंट बैक्टीरिया होते हैं लाखों की संख्या में, जो ग्लूकोसाइडेज नाम का एंजाइम निकालते हैं व्हिच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। यदि गाय भैंस के पेट के सारे बैक्टीरिया मर जाए ना, तो गाय भैंस हमारे को खाना शुरू कर देंगी, चारे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चारे में तो सेलुलोज होता है, ठीक है ना। तो चारे को डाइजेस्ट करना यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करना ऑलवेज सिम्बायोटिक इन नेचर। सिम्बायोटिक का मतलब कोई भी जीव जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, इट मींस उनके पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ प्रोटिस्टा हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकालते हैं। गाय, भैंस, बकरी डाइजेस्ट तभी कर पाती हैं सेलुलोज को जब उनके पेट में बैक्टीरिया है, रूमिनेंट बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया ही ग्लूकोसाइडेज सेलुलेज नाम का एंजाइम निकालती हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। अदरवाइज वो बैक्टीरिया मर जाएं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पुराने समय में जब हम मांस नहीं खाया करते, आग की खोज नहीं हुई थी, पत्ते खाया करते ना, तो हमारी अपेंडिक्स रीजन के अंदर भी वो बैक्टीरिया रहते थे, जिसे हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते थे। जब से हमने पका हुआ खाना, आग की खोज होने के बाद खाना शुरू कर दिया, तो तब से वो लंबे समय के बाद धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में से वो बैक्टीरिया खत्म हो गए, वहां पे ई कोलाई बैक्टीरिया रहने लग गया हमारी इंटेस्टाइन में, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो ना, यदि फेसियस मैटर में प्रेजेंट है तो वो पानी जो है वो पोल्यूटेड है। पानी के अंदर ई कोलाई का पाया जाना क्या बोलते हैं? पोल्यूटेड वाटर। ई कोलाई कहते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, पर कुछ लोग मानते हैं ये इन्फेक्शन ही खोज करता है सिर्फ। नेक्स्ट है भाई गोस प्रिंस। उसी तरह देखो ध्यान से, फ्लावर को पोलिनेशन कौन करते हैं? मधुमक्खी करती है ना। इंसेक्ट की चोंच, इंसेक्ट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लावर की शेप को इवोल्यूशन साथ साथ में इवोल्व होती हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अडेप्टेड होती हैं। गोस प्रिंसिपल ये कहता है जिन जीवों का हैबिटेट सेम होता है उनका निक अलग मिलेगा, और जिनका निक अलग होता है उनका हैबिटेट अलग अलग मिलेगा।
अब मैं पूरे चैप्टर की समरी बताऊंगा आपको। ये देखो ध्यान से,